हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बढ़ते हैं इस पर पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा है कर्नाटक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो सांबर झील है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इन चारों में से जो सांबर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। मित्रों कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उत्तराखंड। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों असम। असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा है लूनी, तीसरा है सोन और चौथा है चंबल। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। पहला झेलम, दूसरा लूनी, तीसरा सोन और चौथा चंबल। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों लूनी। लूनी जो है वो सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। अब ये राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। पहला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तीसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। इसमें जो ये शब्द दिए हुए हैं उनका क्रम आपको क्लियर करना है कि कौन सा पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद है। ये तो ये आपको ये प्रस्तावना में है ये। तो दिमाग लगाइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। और तीसरा ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम। और लास्टवा ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बताइए इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके दिमाग से दिमाग लगाइए मित्रों। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी मैचिंग वाला नहीं है। इसमें से तीन जो है वो मैचिंग वाले हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124। इसमें दिखा रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय का अवलेख न्यायालय होना। दूसरा है अनुच्छेद 143। इसमें है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। और चौथा है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। इसमें से प्रश्न बड़े ध्यान से देखना है। अब इसमें देखो सही सुमेलित फिर नहीं लगा है, तो इसमें से ये देखना है कि इन चार में से गलत कौन है। ठीक है, वही सही है। दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अवलेख न्यायालय होना। ये पहला ऑप्शन इसका जो है
प्रश्न के अनुसार सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तीसरा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के ये दोबारा बार बार ये प्रिंट हो गया है, ये नहीं, ये ऊपर है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दिमाग लगाइए मित्रों, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। यह सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। दूसरा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और चौथा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान करिए। पहले ऑप्शन में ये दे रखा है कि तीसरा पहले नंबर पे होगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। दूसरे में दे रखा है कि तीसरा सबसे पहले, फिर दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा। और सी में दे रखा है पहला दूसरा तीसरा चौथा। और डी में दे रखा है पहला चौथा तीसरा दूसरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कौन सा आंसर आपके विचार से सही होगा? कालानुक्रम इनका पहचान करना है। क्लियर करिए। ये बहुत फेमस केस हैं, ये बहुत चर्चा में, और ऐसे समझ लीजिए कि संविधान में ये ऐतिहासिक केस हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, विचार कर लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है ये सी होगा। ये सी सही ऑप्शन है। ये क्रम कालानुक्रम में ही लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग 148। तीसरा है वित्त आयोग 263। और चौथा है निर्वाचन आयोग 165। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से सही कौन सा है? तो इसमें से सही है मित्रों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अब यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है मित्रों। पहला इसमें भूगोल का ये प्रश्न है, 10वां प्रश्न। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन स्वर्ण रेखा। दूसरा है तीस्ता। तीसरा है सेंगपो। और चौथा है उमंगोट। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों स्वर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, फिर खाली जगह है, में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान। दूसरा है हरियाणा। तीसरा है गुजरात। और चौथा है दिल्ली। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? दिमाग लगा के बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है इतना? ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन सन 1978। दूसरा ऑप्शन है सन 1974। तीसरा ऑप्शन है सन 1972। और चौथा ऑप्शन है 1976। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बंगाल टाइगर को किस वर्ष
में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 1972। टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम 1973 में आया था, जस्ट इसके बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कृषि और यूपी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिकनी बलुई मिट्टी, तीसरा है रेत और चौथा है गाद। बेहद सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पानी की अधिकतम मात्रा किस में बनी रहती है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। इसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक बनी रहती है, ज्यादातर को पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है प्रयागराज इलाहाबाद में, दूसरा है बरेली में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है गोरखपुर में। भाई कृषि कुंभ मेला जो लगा था, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइएगा, क्योंकि इसमें कुंभ शब्द जुड़ा है तो कंफ्यूजन करने के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों लखनऊ में। कहाँ आयोजित आयोजित हुआ था? लखनऊ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है कि प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन है लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, दूसरा ऑप्शन है लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, तीसरा ऑप्शन है लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर और चौथा ऑप्शन है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। सुमंगला योजना लड़कियों के लिए स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जन्म के समय इसमें 2000 रुपए मिलते हैं, ये पिछली जो सीरीजें थी उसमें बता चुके थे। अब सुमंगला योजना से संबंधित ये दूसरे टाइप का सवाल है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब अर्थशास्त्र और कल्याण से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है तो सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है गरीबी दूर करने, दूसरा ऑप्शन है कुपोषण दूर करने, तीसरा ऑप्शन है बेरोजगारी दूर करने और चौथा ऑप्शन है निरक्षरता दूर करने। ये निरक्षरता होगा। तो सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किस चीज को दूर करने के लिए हुई थी, ये आपको बताना है। तो सबरी संकल्प, दिमाग लगाइए मित्रों, तो सबरी संकल्प कुपोषण दूर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किशोरी बालिका योजना वर्ष में फिर खाली जगह है दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो बताइए, पहला ऑप्शन 125 दिनों के लिए, दूसरा ऑप्शन 150 दिनों के लिए, तीसरा ऑप्शन 275 दिनों के लिए और चौथा ऑप्शन 300 दिनों के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिन अगर लड़की जो है विद्यालय में उपस्थित ना हो तो उसको संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की जाती है। दिमाग लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि योजनाओं से संबंधित है, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों डी, 300 दिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पहला शहरीकरण, दूसरा पानी की उपलब्धता, तीसरा खनिज और चौथा औद्योगिकीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका मित्रों? इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों खनिज। खनिज जो है, खनिज खनिज जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जनगणना और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? पहला ऑप्शन है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
दूसरा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जिसका नाम जो है वो शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गोंडा, दूसरा ऑप्शन है उन्नाव, तीसरा ऑप्शन है रायबरेली और चौथा है हरदोई। ज्यादातर को मालूम होगा कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दिमाग लगा के बताइए मित्रों, बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उन्नाव, उन्नाव में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिमाग लगाइए मित्रों। विश्व ओजोन दिवस ज्यादातर को मालूम होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष। बताइए कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, ज्यादातर को पता होगा 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? पहला ऑप्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा ऑप्शन है IUCN, तीसरा है UNEP और चौथा है ग्रीन पीस। बताइए रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है मित्रों IUCN, ये करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड एंड नोमेनक्लेचर। बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार कितना था? पहला ऑप्शन है 22.3%, दूसरा ऑप्शन है 18.5%, तीसरा ऑप्शन है 25.6% और चौथा ऑप्शन है 30.2%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत लगभग कितना है? दिमाग लगाइए मित्रों, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा 22.3%। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? तो एसिड रेन होती है, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें हैं कौन सी? पहला ऑप्शन CO2 और CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है ओजोन और मीथेन और चौथा है हीलियम और आर्गन। भाई एसिड रेन एसिड किससे बनता है? एसिड देखो 3 एसिड होते हैं, एक HCl, एक H2SO4, एक HNO3। तो अब इसमें दिमाग लगा लीजिए कि जब जल की क्रिया कराएंगे तो वो 3 एसिड जो हमने बताए थे वो 3 में से कोई 2 इसमें से बनेंगे। तो किस में बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे। अगर जल की क्रिया SO2 से होगी तो H2SO4 बन जाएगा और NO2 से होगी तो HNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन बिहार और चौथा झारखंड। बताइए भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य बिहार, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों चिपको आंदोलन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन
उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। बताइए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रायोजित था, उसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न। उत्तर प्रदेश का, ये प्रश्न तो विज्ञान से संबंधित, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? पहला नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा लाख बहोसी पक्षी विहार, तीसरा सांडी पक्षी विहार, चौथा समसपुर पक्षी विहार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही होगा, लाख बहोसी पक्षी विहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानवों में आवाज फिर खाली जगह द्वारा उत्पादित होती है, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्यों में आवाज किस अंग के द्वारा उत्पादित होती है? पहला ऑप्शन है कंठ, ब्रैकेट में लिखा है लैरिंग्स, दूसरा ऑप्शन है श्वास नली, तीसरा है फेफड़ा और चौथा है मुंह। यानी जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो जो आवाज जो मनुष्य के मुख से निकलती है, वो मनुष्य में किस अंग के द्वारा उत्पादित होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, कंठ या लैरिंग्स के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है कोशिकात्रप, तीसरा है कोशिकाभित्त और चौथा है कोशिका झिल्ली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं, पशु कोशिका का मतलब यहाँ पे जंतु कोशिका से है। जंतु और वनस्पति कोशिकाएं दो होती है ना, तो जंतु कोशिका में कौन सी चीज नहीं पाई जाती है जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन केंद्रक, दूसरा कोशिकात्रप, तीसरा कोशिकाभित्त और चौथा कोशिका झिल्ली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा कोशिकाभित्त। कोशिकाभित्त जो है वो जंतु कोशिकाओं में यानी पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये पशु के नाम से आप डिस्टर्ब मत हो जाना, वही जंतु कोशिका है। कोशिकाभित्त पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है, मतलब ये किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? पहला ऑप्शन है एप्सम साल्ट, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है गंधक और चौथा है क्वार्ट्ज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? CaSO4 इंटू 2H2O का नाम क्या है? सीधी सी बात ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो CaSO4 इंटू 2H2O जो है वो जिप्सम को कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये होता है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है? अधातु नहीं, यहाँ पे धातु होगा मित्रों, ठीक है, क्योंकि ये सब धातु हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है चांदी, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है तांबा। बताइए मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी धातु, मिश्र यानी मिश्रित धातु। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के बताइए मित्रों। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, दिमाग लगाइए, प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम और तांबा में से कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? पहला ऑप्शन है अवटु ग्रंथ, दूसरा है अग्नाशय ग्रंथ, तीसरा है तिल्ली और चौथा है अस्थि मज्जा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? कौन सा अंग जो है जो अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों तिल्ली। तिल्ली, इसको प्लीहा भी बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड इसका स्प्लीन होता है, ठीक है। जो रक्त कणिकाएं जो मृत हो जाती हैं उनको हटाने का काम करता है, रक्त का कब्रिस्तान ये कहलाता है तिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर उदरभित्त में मौजूद ग्राहियों के साथ हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषध तैयार की गई है? पहला ऑप्शन है टेकनाडीन, दूसरा ऑप्शन है सिमेंटिडिन, तीसरा ऑप्शन है हिस्टामिन और चौथा ऑप्शन है रांटिडिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चार में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है मित्रों, हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए जो औषध तैयार की गई है उसका नाम है सिमेंटिडिन। बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनेमोमीटर इसके लिए है। भाई बैरोमीटर वायु दाब नापता है तो एनेमोमीटर क्या नापेगा? पहला ऑप्शन नमी को, दूसरा ऑप्शन हवाई जहाजों की गति को, तीसरा ऑप्शन तापमान को, और चौथा हवा की गति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनीमोमीटर जो है वो क्या नापेगा? तो एनीमोमीटर नापेगा मित्रों हवा की गति को। क्या ऑप्शन सही होगा? हवा की गति। डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कोहनी या हड्डी का जोड़, दूसरा है दांतों का इनेमल, इसे हिंदी में दंत वल्क कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है घुटना फलक, और चौथा ऑप्शन है पैर के अंगूठे के नाखून। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ किसे माना जाता है? दिमाग लगाइए। तो सबसे कठोरतम पदार्थ मित्रों, दिमाग लगा लिया होगा, इनेमल होता है। इनेमल होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। किसी तरल के श्यानता गुणांक का विमा क्या होती है? देखो साइंस वाले इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, और उनको बहुत, क्योंकि ये सूत्र से लगेगा, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा। जो आर्ट ग्रुप के कैंडिडेट हैं वो इसको ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। साइंस वालों के लिए बहुत सरल क्वेश्चन है, जबकि आर्ट वालों के लिए उतना ही कठिन है। तो पहला ऑप्शन है M1L-1 T-1, दूसरा ऑप्शन है M-1L1 T-1, तीसरा ऑप्शन M1L1 T-1, और चौथा ऑप्शन M1L1 T-2। सूत्र के अनुसार जो साइंस के कैंडिडेट है वो इसको लगा लेंगे, और आर्ट वाले इसको ऐसा ही याद कर ले, M1L-1 T-1। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन है घोड़ी गति का उदाहरण क्या है? घोड़ी गति, पहला ऑप्शन घुमावदार रेसिंग ट्रैक पर दौड़ता एथलीट, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का प्रचक्रमण, तीसरा ऑप्शन है मेज के दराज की गतिविधि, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेप की गति। बताइए घोड़ी गति का उदाहरण कौन सा होगा? इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़ी गति का उदाहरण मित्रों, घोड़ी गति का उदाहरण पृथ्वी का प्रचक्रमण होता है। यह घोड़ी गति का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो मंदिर, अब इतिहास से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो टॉपिक लिखा है इतिहास। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन आंसर उत्तर प्रदेश, दूसरा आंसर मध्य प्रदेश, तीसरा आंसर आंध्र प्रदेश, और चौथा होगा उत्तराखंड। बताइए कहां पर स्थित है खजुराहो मंदिर? तो खजुराहो मंदिर मित्रों स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका बी ऑप्शन सही है। ज्यादातर मित्रों को मालूम होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, पहला ऑप्शन राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र में। कहां पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दिमाग लगाइए मित्रों, दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है मित्रों। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 और 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये। पहला ऑप्शन भीमदेव प्रथम, दूसरा ऑप्शन भीमदेव द्वितीय, तीसरा ऑप्शन मूलराज प्रथम, और चौथा ऑप्शन मूलराज द्वितीय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि सोमनाथ के मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तब गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा भीमदेव प्रथम, भीमदेव फर्स्ट। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन राणा कुंभा, दूसरा राणा रतन सिंह, तीसरा राणा सांगा, और चौथा राणा हम्मीर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? दिमाग लगाइए मित्रों। तो उस शासक का नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, वो राणा कुंभा नाम है। क्या नाम है? राणा कुंभा। ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से
कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी है, कठिन नहीं है। पहला ऑप्शन रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन चांद बीबी, तीसरा ऑप्शन दुर्गावती और चौथा नूरजहां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, ज्यादातर को पता होगा, रजिया सुल्तान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रजिया सुल्तान, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दास वंश की स्थापना किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा गयासुद्दीन बलबन, चौथा नसरुद्दीन महमूद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। बताइए कौन सा ऑप्शन मित्रों सही होगा? इसमें से चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? दिमाग में आ गया होगा मित्रों, जिन मित्रों ने जो इतिहास पढ़ चुके हैं उनके दिमाग में आ गया होगा, इन्हीं यही थे। पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, जो कि दास वंश की स्थापना या गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाली जगह ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद ने, दूसरा ऑप्शन बलबन ने, तीसरा शमसुद्दीन क्यूमर्स ने, चौथा बुगरा खान ने। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? दिमाग लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत मित्रों की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने की थी। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पहला ऑप्शन पुष्कर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़ और चौथा है उदयपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? दिमाग लगाइए मित्रों। तो रानी पद्मावती का संबंध जो है मित्रों चित्तौड़गढ़ से है। कहां से है? चित्तौड़गढ़ से है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? पहला ऑप्शन दिल्ली सल्तनत, दूसरा ऑप्शन मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश और चौथा मुगल। बताइए किस काल में आया था? दिमाग लगाइए मित्रों। इब्न बतूता बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ने सोच लिया होगा, दिल्ली सल्तनत इस काल में आया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। बताइए आगरा शहर, ये देखिए ताजमहल बना है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक मित्रों सोच लिया होगा, सिकंदर लोदी था। डी ऑप्शन सही होगा। पढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट प्रश्न की तरफ। मुगल काल में दरबारी भाषा थी? पहला ऑप्शन अरबी, दूसरा तुर्की, तीसरा फारसी और चौथा उर्दू। बताइए मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल काल की दरबारी भाषा थी मित्रों, इसका सी ऑप्शन सही है, फारसी। मित्रों उम्मीद है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरी यह सीरीज आपको बेहद पसंद आ रही होगी। इसी महत्वपूर्ण सीरीज, इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर कोई रिश्तेदार साथी तैयारी कर रहा हो तो वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।